नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लहसुआ की सह उत्पाद बनाकर कमाएं अच्छी आय। विभिन्न सब्जियों में कैसे करें संतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग। अपने प्रदेश में लहसुआ की बागवानी कम पानी वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है, जो कि पोषक तत्वों और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। लसोड़ा के कच्चे फलों का साग और अचार भी बनाया जाता है। तो लसोड़ा से अधिक आय प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उत्पाद बनाएं ताकि आपको अच्छी आय मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर अलवर की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रुपेंद्र कौर। आज हम लहसुए के अचार बनाने के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, अचार आप सब लोग बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीका आपको सिखाऊंगी जिसमें कि आप कम पैसे में ज़्यादा अच्छा अचार बना सकते हैं। लसोड़ा पोषक तत्वों और औषधि गुणों से भरपूर होता है। देश के कई जगहों पर इसे गोंदिया नसोरा भी कहा जाता है। इसके फल सुपारी के बराबर होते हैं। कच्चे लसोड़े का साग और अचार भी बनाया जाता है। पके हुए लसोड़े मीठे होते हैं तथा इसके अंदर गोंद की तरह चिकना और मीठा रस होता है। लसोड़ा की लकड़ी बड़ी चिकनी और मजबूत होती है। इमारती काम के लिए इसके तख्ते बनाए जाते हैं और बंदूक के कुंदे में भी इसका प्रयोग होता है। इसके साथ ही अन्य कई उपयोगी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। अब आइए जानते हैं लसोड़े से बनाए जाने वाले सह उत्पाद के बारे में। इसके लिए आपको 1 किलो लहसुआ लेना है और उसी हिसाब से आपको मसाले लेने हैं, जैसे साबुत मेथी दाना, राई, अजवाइन, सौंफ, हींग, नमक और मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हींग आपको आधा चम्मच लेनी है। मेथी दाना आपको 1.5 चम्मच लेना है। अजवाइन 1 चम्मच, सौंफ 2 चम्मच और राई 2 चम्मच। इन सब मसालों को आप मिक्सी में डाल के दरदरा पीस सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करें कि लहसुए को अच्छे से धोने के बाद एक भगोने में पानी उबाल लें और उन लहसुओं को उबले हुए पानी में 5 मिनट तक ढक के रख दें। याद रहे कि लहसुए को गुच्छे से अलग नहीं करना है, उसकी टोपी नहीं उतारनी है। अगर आप उसकी टोपी उतार देंगे तो उसके अंदर पानी चला जाएगा, जिससे आपका अचार खराब हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को करते हुए 5 मिनट तक उसमें लहसुए को डिबो के रखना है और उसके बाद निकाल के अच्छे से हम सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद आप उसकी टोपी उतारें। उसके बाद आप तेल गरम करें। तेल को गरम करने का सही तरीका मैं बताऊं कि आपको कढ़ाई में तेल डालना है और कढ़ाई के ऊपर हाथ करके आपको देखना है। जब तेल का सेक आपके हाथ तक आने लगे तो आपको आंच को बंद कर देना है और तेल को साइड पे निकाल के रख देना है और उसमें मसाले डाल देने हैं। और जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें तैयार जो लहसुए अचार के लिए हमने रखे हैं उनको डालिए। अच्छे से मिला के 10-15 मिनट तक या आधे घंटे तक उसको रख दें। उसके बाद हम इस अचार को किसी मर्तबान या डिब्बे में डालकर रख सकते हैं। याद रखिए कि तेल 1 किलो के हिसाब से हमें 2 कप ही लेने हैं। ज़्यादा तेल की मात्रा हमें अचार में
नहीं डालनी है, क्योंकि हम मसाले पीस कर डाल रहे हैं। जब हम मसाले पीस कर डालते हैं तो वो जिस भी सब्जी का अचार हम बनाते हैं तो उसके पूरे सब्जी के ऊपर लिपट जाते हैं, जिससे हमारा जो अचार है वो खराब नहीं होता। लसोड़े की उपयोगिता है अनेक। लसोड़ा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर, आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम मौजूद होते हैं। लसोड़े के पेड़ की छाल को पानी में उबालकर छानकर पीने से खराब गला भी ठीक हो जाता है। लसोड़ा के फलों को सुखाकर चूर्ण बनाते हैं और मैदा, बेसन और घी के साथ मिलाकर लड्डू बनाते हैं। इस लड्डू के सेवन से शरीर को ताकत और स्फूर्ति मिलती है। लसोड़े के फलों का सब्जी, अचार और चूर्ण बनाया जाता है, जो रोजगार का बेहतर जरिया होने के साथ ही अच्छी आमदनी भी देता है। तो हमारी जो ग्रामीण महिलाओं की जो धारणा है कि ज़्यादा तेल डालने से ही अचार अच्छा रहेगा, खराब नहीं होएगा, उसको दूर करें और कम तेल में और पिसे हुए मसालों में आप ज़्यादा समय तक अचार को रख सकती हैं। इसी तरह कम तेल में और पिसे हुए मसालों से आप कई तरह के अचार घर पे बना सकती हैं और अपने घर पे बैठे बैठे इस तरह के अचार बना के आप एक सफल उद्यम भी अपना सकती हैं, अपनी एक आजीविका कमा सकती हैं और अपने परिवार को खुशहाल बना सकती हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। राज्य में किसान विभिन्न सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन वे इनमें संतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे किसानों को सब्जियों से अधिक उपज नहीं मिल पाती है। तो आप किस प्रकार से करें इन फसलों में खाद उर्वरकों का प्रयोग, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार। आज किसानों से बात करेंगे कि ये जो सब्जियां हैं हमारे पास, जैसे शिमला मिर्च है, टमाटर है, भिंडी है, अदरक है, बीन्स है, जो मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आजकल किसान उगा रहे हैं। जैसे और किसान लोग अच्छी गुणवत्ता का इन सब्जियों का उत्पादन ले सकते हैं अगर पौष्टिक ये उर्वरकों का प्रबंधन अच्छी तरह से किया जाए। किस समय पर कौन सी खाद फसल को डालनी है। पौधों की उचित बढ़वार और जीवन चक्र सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मुख्य तौर पर 17 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन और निकेल शामिल हैं। इनमें से कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वायु और पानी से पौधों को मिल जाते हैं। शेष 14 तत्व भूमि से ही प्राप्त करने होते हैं, लेकिन भूमि में उपस्थित तत्वों की मात्रा भूमि कटाव, रिसाव, बहाव और भूमि से गैस के रूप में उड़ने, खरपतवारों और फसलों द्वारा उपयोग कर लिए जाने के कारण तेजी से कम होते जा रहे हैं। अगर भूमि में इन तत्वों की पूर्ति न की जाए तो उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो अगर हमने शिमला मिर्च को उगाना है तो इसमें प्रति बीघा कम से कम 18 से 20 क्विंटल गली सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें। 18 किलो यूरिया प्रति बीघा चाहिए होता है और 38 से 40 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट की ज़रूरत रहती है और 7 से 8 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश की ज़रूरत रहती है। तो जहाँ तक गोबर की गली सड़ी गोबर की खाद की बात करें या सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें, जब हम खेत को तैयार करते हैं और उन्हें ट्रांसप्लांटिंग करनी होती है पौध की, उस वक्त हम गोबर की खाद, सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करते हैं। और ये जो नाइट्रोजन की मात्रा है, आधी मात्रा तो हम डाल देते हैं जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उन दूसरी खादों के साथ। जो शेष बची हुई आधी मात्रा रहती है उसको हम 2 भागों में पहली 1-1 महीने के अंतराल पर डालते हैं। जो हमारी पहली
जो फर्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन होती है उसके 1 महीने बाद डालते हैं 1 तिहाई, और जो बाकी बची हुई 1 तिहाई रहती है उसको हम उसे 1 महीने बाद डालते हैं। तो टमाटर में कम से कम हम एक जो बिग है उसमें 20 क्विंटल गली सड़ी गोबर की खाद डालते हैं, और 18 किलो जो है हम यूरिया की मात्रा प्रयोग करते हैं, और 38 किलो हम जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट करते हैं, और 7 किलो जो हम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करते हैं। ये जो गली सड़ी गोबर की खाद है और सिंगल सुपर फॉस्फेट है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, इन तीनों की मात्रा जो है हम जो है तीनों के साथ आधी नाइट्रोजन की मात्रा जब हम खेत को तैयार करते हैं और उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उस वक्त हम डाल देते हैं। जो आधी मात्रा नाइट्रोजन की रह गई उसको हम पहली जो हमारी डोज होती है जो हम खेत तैयार करने वक्त उससे 1 महीने बाद देते हैं, और जो उसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो 1 महीने बाद डाल देते हैं, और जो बाकी बच गई उसको उसके भी 1 महीने बाद डालते हैं। इसी तरह किसान जो है मध्यवर्ती क्षेत्रों में भिंडी की फसल भी मार्च से लगाना शुरू करते हैं और जून तक लगाते रहते हैं। भिंडी में कम से कम 8 से 10 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से हम गली सड़ी गोबर की खाद डालते हैं, और 8 से 10 किलोग्राम हम यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से प्रयोग में लाते हैं, और सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है वो 25 किलोग्राम प्रति बीघा में प्रयोग करते हैं, और म्यूरेट ऑफ पोटाश 7 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से प्रयोग में लाते हैं। जो गली सड़ी गोबर की खाद है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, सिंगल सुपर फॉस्फेट और नाइट्रोजन की यूरिया की जो आधी मात्रा है हम जब हम खेत को तैयार करते हैं उसी वक्त डाल देते हैं। बाकी जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा रहेगी उसको हम 2 स्प्लिट्स में डालते हैं, 1-1 महीने के अंतराल पे डालते हैं पहली स्प्लिट के बाद। ये जो हमारे मध्यवर्ती क्षेत्र है ये अदरक के उत्पादन के लिए भी अच्छे जाने गए हैं, और अदरक जो है हमारे मध्यवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी एरिया में लगाया जाता है। तो मैंने जैसे कहा आपको 25 से 30 क्विंटल प्रति बीघा में हम गली सड़ी गोबर की खाद डालते हैं। लगभग 18 किलो जो है हम यूरिया की मात्रा प्रयोग करते हैं, और कम से कम 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हम जो सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं, और 6 से 7 किलो प्रति बीघा में हम म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा डालते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि गली सड़ी गोबर की खाद और ये जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है और म्यूरेट ऑफ पोटाश है, इन तीनों को हम जब खेत को तैयार करते हैं उस वक्त डाल देते हैं। बाकी ये जो नाइट्रोजन की जो मात्रा इसमें हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। हम इसकी मेंढे बनाना शुरू कर देते हैं, उस वक्त हम 1/3 हिस्सा जो यूरिया का प्रयोग लाते हैं, और जो 2 जो स्प्लिट्स हैं उसको 1-1 महीने के अंतराल पे हम बाद में प्रयोग में लाते हैं। स्वास्थ्य और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उसमें पोषक पदार्थों की कमी न हो। इसका पता लगाने के 3 तरीके हैं: मिट्टी की जांच, पौधे का विश्लेषण और खेत की जांच। जांच के ये तरीके मात्रात्मक और गुणात्मक प्रकार के हैं। मिट्टी की उर्वरकता पर भी पौधे का विकास निर्भर करता है। अगर मिट्टी में नियमित रूप से एक के बाद एक फसल उगाई जा रही है तो उसकी उर्वरकता बनाए रखने के लिए जैविक खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसानों को बीज बोने और पौधे के विकास के दौरान पोषण से भरपूर उर्वरक और खाद डालने चाहिए, क्योंकि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहने से ही पौधे का विकास और पैदावार ठीक से होगी। तो इस तरह किसान अगर सही मात्रा में बैलेंस्ड, जिसको फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं, सही तरीके से खादों का प्रयोग करें तो किसान अच्छी गुणवत्ता की पैदावार ले सकते हैं। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है संगरिया जिला हनुमानगढ़ से राकेश कुमार जी ने। आप धान रोपाई यंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो राकेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
पैडी ट्रांसप्लांटर एक्चुअली एक ऐसा यंत्र है जिसको आप प्रयोग करके लेबर की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं और जो आपका कॉस्ट होता है, जो उसमें खर्च होता है खेती करने में, वो आप कम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आप जब धान की खेती या रोपाई या बुआई करते हैं, अगर आप उसको मैनुअली मानव संचालित अगर वो होता है तो उसमें बहुत कम ही एरिया आप ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। जैसे कि 700 से 10,000 स्क्वायर मीटर की क्षेत्रफल को आप कवर कर पाते हैं। लेकिन अगर हम मैकेनाइजेशन की बात करें तो पैडी ट्रांसप्लांटर अगर यूज़ करते हैं तो उससे आपकी जो फील्ड कैपेसिटी है, जो बोलते हैं कि प्रति हेक्टेयर प्रति घंटे कितना हेक्टेयर आप जो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ये काफ़ी बढ़ जाता है। तो उसमें पैडी ट्रांसप्लांटर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जो मानव द्वारा संचालित होता है जिसको बोलते हैं मैन्युअली ऑपरेटेड पैडी ट्रांसप्लांटर, और दूसरा होता है राइडिंग टाइप और उसको बोलते हैं हम सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब स्वसंचालित पैडी ट्रांसप्लांटर। धान की यांत्रिक रोपाई के लिए चटाई नुमा नर्सरी तैयार करने की जरूरत होती है। यंत्र से धान की अच्छी रोपाई मुख्य रूप से चटाई नुमा पौध की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए अच्छी चटाई नुमा पौध तैयार करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले स्वस्थ बीज का चयन करें, फिर बीज को पानी में भिगोकर गीली बोरी को 24 घंटे तक ढक कर रखें। जब बीज अंकुरित हो जाए और जड़ का शुरुआती भाग दिखे, तब नर्सरी बेड में बीजों की रोपाई करें। नर्सरी बेड तैयार करने के लिए आमतौर पर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 1:3 में मिट्टी में मिलाया जाता है। बीज को नर्सरी में बोने के बाद पौध में 18 से 23 दिनों में 3 से 4 पत्तियां आ जाती हैं, तब धान की रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए तैयार पौध को सावधानी पूर्वक यंत्र प्लेटों के आकार का काटा जाता है। तो पैडी ट्रांसप्लांटर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। उसमें हम अगर बात करें पहले तो राइडिंग टाइप या सेल्फ प्रोपेल्ड टाइप की, तो ये दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। सेल्फ प्रोपेल्ड में आपके होते हैं कि एक होता है कि जो 6 रो ट्रांसप्लांट करता है, मतलब अगर आप एक बार पैडी ट्रांसप्लांटर चलाते हैं तो वो 6 पंक्तियों में रुपाई करते हैं। और दूसरा होता है 8 रो में जो रुपाई करते हैं। तो 6 रो वाले जो होते हैं वो सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म पे काम करता है, तो इसकी जो फील्ड कैपेसिटी होती है काफ़ी कम होती है। तो पहली बात कि ये कैसे संचालित होते हैं, तो सेल्फ प्रोपेल्ड बेसिकली आपका डीजल इंजन से भी संचालित हो सकता है या पेट्रोल से भी संचालित हो सकता है। और इसकी जो कूलिंग इंजन की जो कूलिंग होती है, जैसे आप देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में हम पानी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे एयर कूल्ड कूलिंग मैकेनिज्म होता है, तो इससे आपको अन्य व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है पानी की या फिर किसी और चीज। खेत की तैयारी सामान्य तौर पर पडलिंग करके की जाती है। तैयार खेत में लगभग 1 से 2 इंच तक पानी रहना चाहिए ताकि यंत्र आसानी से चल सके और रोपाई का काम सुगमता से हो सके। खेत में अधिक पानी होने पर और अधिक गहराई तक जुताई करने पर यंत्र को चलाने में कठिनाई होती है। चटाईनुमा पौध को प्लेट में रखने की विधि। चटाईनुमा पौध को ठीक से उगाया जाना चाहिए ताकि इसे मशीन की प्लेट में ठीक से बिना टूटे हुए रखा जा सके। चटाईनुमा पौधे को प्लेट में आसानी से सरकाते हुए प्रवेश कराना चाहिए। पौध को प्लेट में रखने के पूर्व पौध दबाने की रॉड को हटा लिया जाता है और पौध रखने के बाद रॉड को पुनः वहीं लगा दिया जाता है। जब प्लेट में पौध आधी रह जाए तो प्लेट को पौध से पुनः भर दिया जाता है, जिससे पौध से पौध की दूरी एक समान बनी रहती है। तो सेल्फ प्रोपेल्ड में जो देखा गया है, इसका जो फील्ड कैपेसिटी होता है 0.13 से लेके 0.20 हेक्टेयर प्रति घंटे की होती है। तो इसमें अगर बात करें कि कितने व्हील होते हैं, तो व्हील इसमें एक व्हील होता है, सिंगल व्हील ड्रिवन बोलते हैं उसको। तो इसमें एक ही व्हील होता है, लेकिन इसको संचालित करने के लिए जो पावर चाहिए होता है वो बेसिकली आपके छोटे इंजन भी संचालित कर सकते हैं और इसमें लगते हैं आपको बेसिकली आपको लग जाता है 4 HP जैसे पावर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो ये होता है आपका 8 रो ट्रांसप्लांटर। लेकिन अब दूसरी वाले सेल्फ प्रोपेल्ड की बात करें तो दूसरा एक आता है जिसको बोलते हैं 8 रो ट्रांसप्लांटर। तो इसमें क्या होता है कि 12 HP की इंजन होती है, स्वसंचालित इंजन होती है। तो इसका जो फील्ड कैपेसिटी होता है जो पहले वाले 8 रो से वो ज़्यादा होती है। इसमें एनर्जी की खपत भी ज़्यादा होती है बेसिकली। तो अगर हम बात करें इसमें रो टू रो स्पेसिंग कितनी होती है, मतलब प्लांट से पौधे के बीच की स्पेसिंग कितनी होती है, तो ये 30 सेंटीमीटर जैसे होती है।
है और एडजस्टेबल भी होता है ये। अगर बात करें दूसरे ट्रांसप्लांटर की, तो एक होती है मैनुअली ट्रांसप्लांटिंग, जिसको बोलते हैं कि वॉकिंग टाइप, वॉक बिहाइंड ट्रांसप्लांटर। मतलब आप देखते होंगे कि ट्रांसप्लांटर का जो ट्रे होता है वो आगे लगा होता है, तो ये भी एयर कूल टाइप होता है और इसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि पावर की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हाथ से संचालित होती है और उसमें बेल्ट और पुल्ली से वो जो सीडलिंग जो मैट टाइप तैयार करते हैं नर्सरी, उसको हम ट्रे पे रखते हैं और वो जैसे दो फिंगर के बीच में एक सीडलिंग कैसे वो गिरता है वैसे वो जमीन पे गिरता है और अपने कुछ डेप्थ पे 25 से 35 सेंटीमीटर डेप्थ पे वो धंस जाता है मिट्टी के अंदर। तो ये जनरली क्या होता है, जो पडल कदवा किया हुआ जो जमीन होता है उसमें हम करते हैं, यूज करते हैं। तो ये भी काफी मतलब फेमस है हमारे फार्मर्स के बीच में। अगर आपकी लैंड होल्डिंग कम है तो आप मानव संचालित राइस ट्रांसप्लांटर पे भरोसा कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। इन यंत्रों की कीमत अलग अलग होती है, जो कि इनकी कतारों और इंजन की क्षमता पर निर्भर करती है। अगर अनुमानित कीमत की बात करें तो हस्तचालित रोपाई यंत्र की कीमत लगभग 8 से 10 हजार रुपए होती है, जो कि 4 से 6 कतारों में रोपाई करता है। वहीं शक्ति चलित रोपाई यंत्र की कीमत 2,60,000 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। इनकी खरीदी पर शासन किसानों को अनुदान भी देती है। अगर अनुदान की बात करें कि इन यंत्रों पे अनुदान कैसे दी जाती है, तो आप ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिस में आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप इसके लिए जानकारी ले सकते हैं प्रखंड कृषि कार्यालय से। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।